तो घाटी का मतलब क्या हुआ? दो पहाड़ियों के बीच में कहीं भी समतल मैदान बन जाएगा उसे। या ऐसा होता है कोई नदी है, जैसे सिंधु नदी है, गंगा नदी है, इन नदियों के सहारे सारे एक मैदान बन जाता है। आज से करीब 5,000 साल पहले की बात है, 5,000 वर्ष पूर्व इस वाले क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, इधर भारत वाला क्षेत्र है। इस तरीके से इस वाले क्षेत्र में त्रिभुजाकार आकार में एक सभ्यता बनी थी। सभ्यता का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि एक होता है असभ्य व्यक्ति और दूसरा होता है सभ्य व्यक्ति। असभ्य का मतलब हुआ ना तो कपड़े पहनने आता है उसे, ना खाने का ढंग है, ना ही उसके पास में घर या रहने का ढंग है, और भावनाएं भी नहीं है उसका, कोई फैमिली वगैरह तो होती नहीं है। सभ्य का मतलब ये हो गया ऐसे सारी चीज़ों में सुधार कर लिया, कपड़े भी पहनने लग गया, घर भी बनाने लग गया, उसके बाद में खाना भी बहुत अच्छे तरीके से खा रहा है और जीवन स्थायी हो गया। पहले भटक रहा है वो, गुफाओं में रह रहा है, यहाँ पे खाना खत्म हो गया है, उसे छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, भटक रहा है। जब वो स्थायी जीवन यानी खेती करने लग जाए तो स्थायी जीवन है। स्थायी जीवन जब रहने लग जाता है तो फैमिली यानी परिवार बनाने लग जाता है, परिवार बन जाता है तो ग्रुप में यानी समूह में रहने लग जाता है वो। ठीक है, तो उस समय वो सभ्यता का निर्माण हो जाता है। तो भारत में एक सभ्यता बनी थी सिंधु नदी के किनारे नॉर्मली। तो सिंधु नदी के किनारे बनी है इसलिए बोल दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। और उसको नॉर्मली दो नदी है, ये वाली यहाँ पे एक नदी है राजस्थान में होके जाती है, उसका नाम है गग्गर नदी। सुना है? गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से आती है, हरियाणा पंजाब होते हुए राजस्थान में घुसती है गंगानगर हनुमानगढ़ में। उसके बाद में नॉर्मली या तो ये रेगिस्तान है यहाँ पे, वहाँ पे लुप्त हो जाती है। अगर लुप्त भी नहीं होती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो वो आगे निकल जाती है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में उसे हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो उस सभ्यता को या तो सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हो, या सिंधु के साथ में इस वाले क्षेत्र को, ये जो नदी बताई है गग्गर वाली, पुराने समय पे इसे सरस्वती नदी बोला जाता था। तो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोल सकते हो। और अगर कोई नई सभ्यता खोजी जाती है ना, उसमें जो सबसे पहला स्थल खोजा जाता है सबसे पहला, उसके नाम पे भी उस सभ्यता का नाम रखा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो खोजा गया था हड़प्पा खोजा गया था, तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली तीन नाम हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता, और तीसरा हड़प्पा सभ्यता, और इंग्लिश में इंडस वैली वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, पहले भी बहुत सारी बात बता चुका हूँ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये लिखे हुए हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 5 नदियों का जो क्षेत्र होता है उसे पंच प्लस आब यानी पंजाब बोलते हैं। तो यहाँ पे भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। पाकिस्तान में कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, बहुत बार बता चुका हूँ, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और NWFP। बलूचिस्तान जो ये वाला क्षेत्र है, इधर वाला, ये सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ पे 40% जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान का वो इसी पे है। अभी इसको 2 साल पहले, पिछली साल की बात है, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बोला था बलूचिस्तान के बारे में। उसमें ये बोला था कि बलूचिस्तान के लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं इस समय। बलूचिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान से अलग हो जाए, एक अलग देश बनाना चाहता है। जैसे अफगानिस्तान अलग है, ऐसे ही बलूचिस्तान वाले भी एक अलग देश चाहते हैं। पाकिस्तान के आधा करीब करीब क्षेत्रफल यहीं के पास में। यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान में पहाड़ी इलाका है, खनिज मिलते हैं। उन खनिजों को ये पाकिस्तान वाले क्या है, खनन कर लेते हैं और यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। तो वहाँ पे नुकसान हो जाता है, वो लोग गरीब हैं। जैसे बिहार और झारखंड वाला केस था ना, बिहार और झारखंड सन 2000 में 3 राज्य बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो बिहार में से जो झारखंड बना था उसका कारण ये था कि झारखंड में खनिज बहुत ज्यादा है। बिहार का ऊपरी जो इलाका है, मैदानी इलाका, वो लोग उस खनिज को ले लेते हैं और अपने काम में ले लेते हैं, और झारखंड का विकास नहीं हो पाता है उससे। ऐसे ही ये वाले भी इस तरीके से एक आज़ादी की मांग कर रहे हैं। हो सकता है 10-5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार रही 24 तक तो अलग करवा ही देंगे। जैसे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश, सन 1971 में एक अलग देश बना। बंद करो फोन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि 5,000 साल पहले वो सभ्यता थी, उसे सभी भूल गए हम, क्या हुआ? ठीक है, तो 5,000 साल पहले वो सभ्यता बनी, उसके बाद में वो सभ्यता नष्ट हो गई। कोई कारण रहे होंगे, या तो बाढ़ आई होगी या अकाल आई होगी, हमें फिक्स नहीं पता है। नॉर्मली ज्यादातर बताते हैं कि बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आने के कारण में ये लोग इधर की साइड में आ गए थे। ठीक है, ये मतलब नॉर्मली माना जाता है इस तरीके से। बाढ़, अकाल, भूकंप, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, हमें फिक्स नहीं पता है। 3 कारण होते हैं, बाढ़, अकाल या भूकंप। बाढ़ और अकाल तो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन फिक्स नहीं है। बाढ़ का ये है कि वो जो नदी है ना, सिंधु नदी, अभी सिंधु नदी है, अगर ज्यादा पानी आ गया होगा, ज्यादा बारिश हो गई होगी तो बाढ़ आ जाएगी, पूरा क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये सरस्वती नदी खत्म हुई थी ना,
सरस्वती नदी भी तो खत्म हो गई, वो भी सूख गई। ऐसे ही हो सकता है किसी समय सिंधु नदी का भी पानी बिल्कुल कम हो गया होगा, तो इस साइड में पानी कम हो गया तो इस साइड में उन्हें नदियों का पता चलने लग गया था, गंगा यमुना नदी इस साइड में, वो इस क्षेत्र को छोड़ के इधर की साइड में आ गए होंगे। भूकंप की कुछ दरारें मिली हैं कालीबंगा के मकानों में, तो उनसे अनुमान लगाया जाता है भूकंप भी आ गया होगा, तो उससे ज्यादातर लोग नष्ट हो गए होंगे। तो इसमें ये होता है जब सभ्यता नष्ट हो जाती है तो उसके ऊपर से मिट्टी वो दब जाती है, सभ्यता पूरी पूरी, दूसरी सभ्यता उसके ऊपर आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है। नॉर्मली अब भी देखते होंगे तुम बचपन में किसी भी जगह को जहाँ देखे हो, जिस रास्ते को देखा होगा वो अभी कम से कम 1.5-2 फुट ऊंचा हो चुका होगा इस समय तक। तो समय के साथ साथ में ये जो जगह जमीन होती है वो ऊंची उठती जाती है और जो पुरानी चीजें होती हैं वो दबती जाती हैं। तो ये सभ्यता टोटली दब गई, पता नहीं चला, हमें बिल्कुल पता ही नहीं था उस चीज के बारे में, हम बिल्कुल भूल गए थे। फिर बात आती है 5,000 साल पुरानी कहानी को कट करके फिर आते हैं सन 1826 में। 1826 में चार्ल्स मैसर नाम के एक व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वो इधर घूमने गए थे यहाँ पे हड़प्पा नाम की जगह पे। तो वहाँ पे टीला देखा था उन्होंने, टीले के नीचे दबी हुई चीजें देखी थी, मतलब ये ईंट वगैरह देखी थी, तो उन्होंने अनुमान लगाया था यहाँ पे कोई पुरानी सभ्यता है। उन्हें पता चल गया था कि कोई पुरानी सभ्यता है। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को भी बताई कि यहाँ पे पुरानी सभ्यता है, बात चली 1826 की। अंग्रेज अधिकारियों को बताई इसका उत्खनन करवाओ, तो अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि नहीं, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज और भारतीय जो थे ना, अंग्रेज जो शासन कर रहे थे भारत पे, वो एक ये विचारधारा बनाई हुई थी कि अंग्रेज जो हैं बहुत अड़े पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, और भारत के लोग हैं वो निठुट गंवा रहे हैं, ठीक है। तो भारत के लोगों को इन्फीरियर यानी बहुत लोअर दर्जे का है, नीचे दर्जे का मानते थे, और अंग्रेज खुद को ऊंचे दर्जे का मानते थे। वो मानते थे भारत के लोगों ने पुराने समय पे कुछ किया ही नहीं है, भारत तो शुरू से ही ऐसे ही जानवरों की तरह रह रहा है। मैंने वो सुना होगा कभी, अंग्रेज अधिकारियों के बंगले के आगे लिखा होता था कुछ, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कुत्ते और भारतीय अलाउड नहीं है। तो अंग्रेज भारतीयों को कुत्ते के बराबर में मानते थे, नॉर्मली एक कुत्ते के जैसा मानते थे। तो उस समय 1826 में चार्ल्स मैसर ने कहा कि इसकी खोज करो, इसे निकालो, तो अंग्रेजों ने कहा नहीं, अगर कोई पुरानी सभ्यता अच्छी निकल गई तो इन लोगों में आत्मविश्वास जाग जाएगा, खुद पे गर्व महसूस होगा कि जब 5,000 साल पहले ये इंग्लैंड वाले कपड़े भी पहनना नहीं जानते थे, जानवरों की तरह रहते थे, आदिवासियों की तरह रहते थे, उस समय हमारे पास में इतनी अच्छी एक सभ्यता थी उस समय 5,000 साल पहले। तो इसका मतलब हम ज्यादा, अभी इस समय इस तरीके से लगाया हुआ है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को लोअर दर्जा माना हुआ, खुद ऊंचे दर्जे के मान रहे हैं, लेकिन उस समय इस चीज का पता चल जाएगा भारतीयों को, तो भारतीय तो अपने आप को बराबर मानने लग जाएंगे, उनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो उस बात को दबा दिया गया। फिर दोबारा बात चलती है सन 1856 की। 1856 में अंग्रेजों ने भारत में रेल लाइन बिछाना शुरू कर दिया था, ठीक है। डलहौजी लेके आए थे शायद, रेल लाइन बिछाने का कार्य उन्होंने शुरू किया था। तो सन 1856 में ये अमृतसर है पंजाब में, और यहाँ पे पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में, यहाँ पे लाहौर है इस साइड में। तो लाहौर और अमृतसर की एक लाइन बिछाई जा रही थी, बीच में ये जगह पड़ती है हड़प्पा नाम की, हाँ। तो वहां पे जो लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय दो व्यक्ति थे, दो इंजीनियर थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों भाई थे, इंजीनियरों को काम दिया गया था। इनके ऊपर जो सीनियर इंजीनियर था वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इन दोनों भाइयों ने उस समय जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी उसमें हड़प्पा वाली जगह का पता चल गया कि यहाँ पे ईंटें हैं बहुत ज्यादा, तो उन्होंने ईंटों को उखाड़ के रेल लाइन बिछाने के काम में यूज कर लिया। आधी सी हड़प्पा तो उसी के चक्कर में चली गई। अगर उस समय वो ईंटों को नहीं उखाड़ते और उस चीजों को पता चल जाता तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हमें पता चलती। उन्होंने उसका मिसयूज कर लिया, क्योंकि पुरातात्विक चीजें, अंग्रेजों ने उस चीज के बारे में सोचा नहीं कि कितनी पुरानी सभ्यता के बारे में पता चलेगा, वो तो चाहते भी नहीं थे इस चीज के बारे में। फिर वो बात दब जाती है। ये बात ये जो दोनों भाई हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को बता देते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर उस समय राजधानी जो थी कोलकाता में थी, उस समय राजधानी 1911 में दिल्ली में आई थी, 1911 तक तो कोलकाता थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने जितने भी अधिकारियों थे उनसे बात करके एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातात्विक विभाग बनवाया भारत का। तो वो पुरातात्विक विभाग बनाया 1861 में। कब है? 1861 में। और इसके जो निर्देशक यानी डायरेक्टर बने वो बनेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये एएसआई की स्थापना हो गई। एएसआई फिर शांत रहता है, छोटी मोटी जगहों पे मतलब उत्खनन करता रहता है, लेकिन हड़प्पा की साइड में नहीं आते हैं फिर भी वो, क्योंकि वो भारतीयों से वो उस चीज का वो वही है कि अगर भारतीयों में गर्व की भावना पैदा हो गई तो भारतीय विद्रोह करेंगे और अपने आप को बराबर समझने लगेंगे। तो फिर बात आती है 1861 से कट करके 1921 में। 1921 में एएसआई के जो डायरेक्टर थे वो जॉन मार्शल थे। 1861 में कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और 1921 में आगे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जी दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति को
हाँ, दयाराम साहनी व्यक्ति को कार्य सौंपते हैं कि आप हड़प्पा नाम की जो जगह है इसका उत्खनन कीजिए, इसमें खुदाई कीजिए। तो पहली बार सही ढंग से 1921 में उत्खनन शुरू हुआ। तो शुरुआत किसने की है? दयाराम साहनी ने। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जनक किसे माना जाएगा? हड़प्पा का खोज करने वाला भी किसे माना जाएगा? हड़प्पा की खोज कब मानी जाएगी? 1921 में खोज मानी जाएगी इस वाली जगह की, हड़प्पा की। उसके बाद में 1 साल बाद में राखलदास बनर्जी को काम दिया गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो थी, ये सिंधु नदी है ना, इसकी बाईं साइड में यहाँ पे मोहनजोदड़ो नाम की एक स्थल था। मोहनजोदड़ो का नॉर्मली मीनिंग होता है द माउंट ऑफ द डेड्स, यानी मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, एक टीला था। टीला कालीबंगा वो अलग है, वो पीली चूड़ियां वो अलग है। हाँ, वो अपना भारत में गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, ठीक है, वो अलग है। मोहनजोदड़ो इसका मतलब हुआ मृतकों का टीला। वो टीला था, उसके पास में जो शहर बसा हुआ था, तो वहां पे जो उत्खनन का कार्य किया वो किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया। ठीक है, तो 2 चीज आपको याद रखनी है, 1921 और 1922 में। अब बात करते हैं ये सभ्यता जो है वो कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है। इसका पता कैसे चलेगा पुरानी कितनी है? एक विधि होती है कार्बन 14, आपने सुना होगा C14। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहाँ तक पहुंच गए थे हम? बात यहाँ चल रही थी कैसे पता चलेगा कि कितना पुराना है इस चीज के लिए। इसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि। उसमें नॉर्मली आप बोल सकते हो कार्बन 14 वाली विधि। देखो 2 तरीके से होते हैं कार्बन, साइंस वाले बच्चों को पता होता है। एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। ये समस्थानिक होते हैं कार्बन के। मतलब कोई भी परमाणु होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं नॉर्मली। तो कार्बन का जो नंबर है 6 है, उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन प्रोटॉन की संख्या घट बढ़ जाती है, किसी किसी कंडीशन में प्रोटॉन की संख्या घट बढ़ जाती है। तो कार्बन 12 में तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन रहेंगे, तो 12 संख्या हो गई उसकी। लेकिन कार्बन 14 में इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे, लेकिन प्रोटॉन की संख्या 8 हो जाती है, तो उसे कार्बन 14 बोलते हैं। तो ये कार्बन जो होता है, मनुष्य अपनी जिंदगी में, मनुष्य या कोई भी जीव हो, वो सभी अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी भर लेते रहते हैं अपने शरीर के अंदर। जो भी खाना खाते हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा होती है। तो हमारे अंदर कार्बन स्टोर होता रहता है। दोनों ही तरीके का कार्बन स्टोर होगा, कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों ही स्टोर होंगे। कार्बन 12 जो है वो स्थायी है। अगर आप मर जाते हो, कोई भी जीव मर जाता है, उसमें मरते समय कार्बन 12 भी है और कार्बन 14 भी है। लेकिन कार्बन 12 स्थायी है। मरते समय जितनी मात्रा है उसके 1000 साल 2000 साल बाद अगर उस अवशेष मिलता है वो उतनी ही मात्रा में मिलेगा कार्बन 12। लेकिन कार्बन 14 जो है वो अस्थायी है, वो रेडियो एक्टिव तरंगे निकालता रहता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तरंगे निकलती रहती हैं। तो उसकी एक अर्धायु होती है 5740 वर्ष की। ये याद रखना है, 5740 वर्ष की अर्धायु होती है नॉर्मली। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पे भी कोई अवशेष मिला किसी जानवर का, उसमें जो पुरातात्विक लोग हैं लेबोरेटरी में या जो भी होती है लैब वगैरह में, वहां पे उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों की मात्रा चेक की जाएगी। ठीक है, कार्बन 14 की मात्रा हर 5740 वर्ष में आधी हो जाती है। ठीक है, कार्बन 12 की मात्रा फिक्स रहेगी। आगे समझ में? अगर आज से 5740 वर्ष पहले उसी अवशेष में 10 ग्राम था और 5740 बाद अगर वो खोजा गया है तो 5 ग्राम रह जाएगी उसकी मात्रा। लेकिन कार्बन 12 की कितनी रहेगी? वो 10 ही ग्राम रहेगी, 10 ग्राम सेम ही रहेगी ना। तो उससे पता चल जाएगा अर्धायु के हिसाब से कि अब तक ये अवशेष जो है कितने समय से जीवित है। अर्धायु मरने के बाद में कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव तरंगे निकालना शुरू होता है। ठीक है, तो इससे पता चल गया कार्बन 14 से कैसे आयु डेटिंग की जाती है, आयु का निर्धारण कैसे किया। तो इस सभ्यता का नॉर्मली जो समय माना गया है वो 2500 BC से 1750 BC। कितना साल हुआ टोटल? 750 साल हुआ ना। 2500 BC से 1750 तक। ये उल्टा क्यों चल रहा है? ईसा के पूर्व में उल्टा ही चलेगा ना। सन 0 पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है, उसके बाद में पॉजिटिव चलेंगे। उससे पहले हम उल्टी साइड में जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 450 ईसी पूर्व में जन्म होता है और हम बोलते हैं कि 60 वर्ष बाद में उसे मरना है, ईसा पूर्व की बात चल रही है, तो 450 यानी 450, उससे अगले साल 449, उससे अगले साल 448, ये ईसा पूर्व में। अगर ईस्वी में होता तो 450 के बाद 451 आता। तो इस तरीके से अपोजिट साइड में चलता है। तो ये इसका जो समय, जो मानक समय परपक्व समय माना जाता है। ऐसे तो शुरुआत इसकी 2000-3000 साल पहले और हो चुकी थी, लेकिन शुरुआती सभ्यता थी वो कमजोर थी, उस समय इतने ज्यादा विकास नहीं हो पाया था। तो ऐसे बोल सकते हो आप, ये जो पीरियड है इस सभ्यता का जवानी वाला पीरियड है या परिपक्व टाइम वाला, जिस समय सभ्यता अपने पूरे स्वभाव पे थी, यानी सारी चीजों का विकास हो चुका था। ठीक है, ये समय हुआ इसका। अब बात आती है कि ये लोग कहाँ के थे।
ये जो लोग रहते हैं वो कहाँ के थे। ये वाला तो डिबेट का ही रहेगा, हमेशा विवाद का ही रहेगा। जो हिस्ट्री वाली मैंने बात बताई थी ना, अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा रखेंगे। इस वाले में हमें पता नहीं है, लिपि पढ़ी नहीं गई है इनकी। ऐतिहासिक काल का मतलब भी तो बताया था मैंने। अगर उस लिपि को, लिपि है लेकिन लिपि नहीं पढ़ी गई है, तो वो हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। लिपि पढ़ी जाएगी तब तो कुछ अनुमान लगेगा हमें। अभी तो हम अपने मन से जो अवशेष मिल रहे हैं उनके, हम अपने मन से अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है सारी चीजें। जैसे वहां पे देवी की, मतलब एक औरत की मूर्ति मिली है, उसे एक मान लिया कि ये देवी मानते थे, और हमने उसी मूर्ति के आधार पर मान लिया कि वहां पे जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। मान लिया है, ओरिजिनली थी या नहीं थी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम मान के बैठे हुए हैं, कुछ भी गारंटी नहीं है। तो अपने दिमाग से हम उपज मान रहे हैं आज के समय के हिसाब से। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आज हम अलग चीजों के लिए उपयोग किए थे, उसी चीज का उस समय कुछ और चीज में उपयोग होता होगा। ठीक है, तो ये इस समय इसको माना जाता है कि भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर है। उसके आसपास में जो क्षेत्र था, जैसे इटली, यूनान, मिस्र वाला, वहां से लोग आए होंगे और यहाँ पे रहने लग गए होंगे। कुछ लोग मानते हैं जो साउथ में इंडिया में इस समय द्रविड़ लोग रहते हैं ना, वो द्रविड़ लोग वहां पे रहते थे ईस्ट वाले क्षेत्र में। ऊपर से बाद में वो एक थ्योरी आती है आर्यों वाली, ऊपर से आर्य आए द्रविड़ों के साथ में, यहाँ पे द्रविड़ को भगा दिया, नीचे पहुंचा दिया, तो आर्य रहने लग गए इस क्षेत्र में। लेकिन जरूरी नहीं है ये सभी चीजें सही मानी जाए कि द्रविड़ लोग थे या भूमध्य सागर। ये कुछ लोग मानते हैं कि आर्य ही लोग थे। हम जो रह रहे हैं ना उत्तर भारत वाले, यही लोग वहां रहते थे। लेकिन जब ये नष्ट हुआ, बाढ़ आई, अकाल आई, उसके बाद बाढ़ जो भी हुआ, नष्ट होने का जो भी कारण रहा होगा, उसके बाद में ये लोग यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गए, मतलब हम ही लोग थे। ये अलग अलग विचारधारा है। वैसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए इस चीज पे, पूछते हैं तो गलत बात है, क्योंकि जो चीज फिक्स नहीं है उस पर सवाल कैसे पूछना। फिर इसके बाद में इस सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताएं। हाँ, मैक्स मूलर का मत जो है, मैक्स मूलर का इसके लिए नहीं है, मैक्स मूलर का जो मत है वो आर्यों के लिए, आर्यों के लिए। इसके बाद में जो सभ्यता आती है ना, आर्य सभ्यता, उसके लिए मैक्स मूलर का मत माना जाता है। उन्हें माना जाता है कि वो भूमध्य सागर के आसपास में आए थे। इसमें भी माना है भूमध्य सागर से आए थे, भूमध्य सागर से आए थे। वो मैक्स मूलर वाली कहानी सेम टू सेम वो यही है। मैक्स मूलर वाली कहानी ऐसे है, मैक्स मूलर मानता है कि वो भूमध्य सागर के क्षेत्र में आर्य लोग रहते थे, वहां से इस साइड में चलना शुरू किया, उनके पास में घोड़े थे, हथियार भी मजबूत थे, वो इस साइड में आए, यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, उन लोगों को हरा दिया, और हराने के बाद में उन्हें नीचे की साइड में शिफ्ट कर दिया। यानी ये द्रविड़ थे, इन्हें नीचे शिफ्ट कर दिया, और खुद कहाँ रह गए, ऊपर वाले क्षेत्र में रह गए, यानी आर्यव्रत वाले क्षेत्र में रह गए। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, नियोजित शहरी निवास है। जितने भी स्थल मिले हैं सभी नगरीय हैं, ऐसा नहीं है गांव में नहीं रहते थे। नॉर्मली सभी जो लोग रहते थे वो जो शहरी निवास है। उसके बाद में जितने भी घर मिले हैं पक्की हुई ईंटों के मिले हैं, पक्की हुई ईंटों के, कच्ची ईंटों के नहीं है। मतलब उस समय का जो सभ्यता है बहुत ही अच्छी है आज के समय की तुलना में। अगर करना, आज भी बहुत सारी जगह भारत में आज भी 30% लोगों के पास में घर नहीं है। ठीक है, झोंपड़ियों में रहते हैं, कच्ची ईंटों का, फिर वो ठीक। इसमें जितने भी मकान मिले हैं नॉर्मली, इधर वाले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारे के सारे पकी हुई ईंटों के। इनमें से एक दो जगह जहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, वो है यहाँ पे एक मेहरगढ़ नाम की जगह है, मेहरगढ़, वहां पे कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। मतलब उससे पता चल रहा है कि मेहरगढ़ जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआती स्थल था, शुरुआती स्थल था। यानी ईंटों को पकाना नहीं सीख पाए थे उस समय तक। तो ये मेहरगढ़ जो है इस सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। सबसे पुराना कौन हुआ, मेहरगढ़। इस सभ्यता में सबसे बड़ा जो है मोहनजोदड़ो है। पूरी सभ्यता की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि भारत के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये राखीगढ़ी वाला, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर आता है, ये सबसे बड़ा है। पूरी सभ्यता में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो ही होगा, और भारत में सबसे बड़ा स्पेशली। इस सभ्यता के करीब करीब 1400 से ज्यादा स्थलों का पता चल चुका है, 1400 टीले दिख चुके हैं। वहां लगता है कि इस सभ्यता के लोग रहे होंगे, लेकिन उनमें से अभी तक केवल 100 के आसपास टीलों की खुदाई की गई है, सिर्फ 100 के आसपास। ठीक है, तो फिर पकी हुई ईंटों के घर हैं। उसके बाद में मल निकासी की व्यवस्था आज के समय से भी अच्छी थी, आज के समय पे भी नहीं हो पाई है। हाँ, मैंने वही बाद में बताऊंगा उस चीज को, अगली वीडियो में उसमें बता देता हूँ। जो घर हैं वो सारे के सारे समकोण पे बने हुए हैं। एक होता है मुख्य रास्ता, बता देता हूँ। इस तरीके से घर बने हुए हैं, ये पूरा शहर है। शहर में इस तरीके से एक प्रमुख रास्ता होता है बीचों बीच में, ये रास्ता, ये दूसरा मुख्य रास्ता। दो रास्ते हो गए प्रमुख रास्ते। इन रास्तों के साथ साथ में छोटे छोटे रास्ते हैं, इन्हें बोलते हैं सहायक रास्ते या गौण रास्ते। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो इस रास्ते में बाद में आएंगे, पहले इस रास्ते में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सहायक रास्ते होते हैं और प्रमुख रास्ता होता है।
अब मैंने बात की थी जल निकासी वाली या मल निकासी वाली। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये घर है, इस घर में से नाली निकलती है, छोटी नाली, बिल्कुल छोटी नाली निकलती है, और यहाँ पे आगे जाने पे एक बड़ी नाली इस वाले रास्ते के सहारे सहारे पे बनी हुई है, उस छोटी से थोड़ी सी बड़ी वाली, ये सबसे छोटी। उसके बाद में जो छोटा रास्ता है उस पे एक थोड़ी सी बड़ी है, और उसके बाद में प्रमुख रास्ते पे आने पे और बड़ी हो जाएगी नाली। यहाँ से पानी निकल के इस नाली में जाएगा, छोटी वाली में, इस वाली के बाद में ये बड़ी नाली में, और इससे भी पानी निकल के और बड़ी नाली में जाएगा। तो पानी निकास की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। और बीच बीच में ऐसा भी होता है इसमें, इस तरीके से नाली है, बीच में गड्ढा है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे गड्ढा है। तो जो कचड़ा होगा ना, कचड़ा होता है वो ऑटोमेटिक नीचे की साइड में जमता है, कचड़ा होगा वो यहाँ जम जाएगा बीच में, तो ये नाली रोकने का कोई काम ही नहीं रहेगा। जब भी सफाई करनी है इस कचड़े को बाहर निकाल दो, पूरी सफाई हो जाएगी नाली। ठीक है, तो इस समय जो नाली या जल निकास या मल निकास की जो व्यवस्था थी बहुत ही ज्यादा उत्तम थी। घर जो है वो समकोण पे बने हुए हैं, और ये समकोण पे बनने के कारण एक जाल जैसा बन जाता है। जाल को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिड, क्या बोलते हैं, ग्रिड। तो इसलिए इस जो मकान बने हुए हैं ग्रिड सिस्टम पद्धति भी बोलते हैं, ग्रिड पद्धति आधारित मकान। ठीक है, ग्रिड आधारित सिस्टम, ग्रिड पद्धति आधारित सिस्टम समकोण पे बने हुए हैं। एक और खास बात इसकी ये है कि ये जो घर है ना, ये प्रमुख रास्ते के सारे, इसका जो एक ये वाला रास्ता है, ये वाला गेट है, ये प्रमुख रास्ते की साइड में नहीं खुलता है, ये सहायक रास्ते की साइड में खुलता है। कोई भी घर का गेट प्रमुख जो बड़ा रास्ता है उसकी साइड में नहीं खुलता है। सारे जो गेट हैं वो छोटे रास्ते की साइड में खुलते हैं, सीधा सीधा बड़े रास्ते में नहीं खुलते हैं। चलो अब बात करते हैं आगे, कौन कौन से स्थल हैं, कौन कौन सी दिशा में, कौन कौन से देश में कौन कौन से स्थल हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले मैं आज के समय पे जो जो जगह हैं उनके नाम बताता हूँ। देखो मैंने इसने मैप बनाया हुआ है, यहाँ पे एक जगह है बीकानेर, आज के समय की बात चल रही है, यहाँ पे बीकानेर है राजस्थान का, यहाँ पे बीच में जोधपुर, उसके इस साइड में थोड़ा सा नीचे उदयपुर, और यहाँ पे है अहमदाबाद। ये आज के समय की बात चल रही है। ऐसे ही यहाँ पे एक शहर है उसका नाम है श्रीनगर। सिंधु नदी निकलती है राजस्थान से, मानसरोवर से निकल के जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में पाकिस्तान। उसकी 5 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तीसरी वाली जो नदी है वो है रावी। और इस रावी के किनारे कौन सा स्थल मिलेगा, हड़प्पा। तो पहला पहला स्थल कौन सा हुआ, हड़प्पा। ये पहला पहला स्थल सबसे पहले यही खोजा गया था, इसके नाम पे भी हड़प्पा सभ्यता नाम बोला जाता है। दूसरा जो स्थल खोजा गया था वो मोहनजोदड़ो। ये कौन सी नदी के किनारे, सिंधु। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ऊपर। यहाँ पे श्रीनगर के पास में एक जगह है उसका नाम है मांडा, मांडा। तो सबसे उत्तरी जो स्थल मिलेगा, सबसे उत्तरी साइड मिलेगी, उसका नाम क्या हो जाएगा, मांडा। कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर में। इस साइड में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है आलमगीरपुर नाम से। तो सबसे पूर्वी जो स्थल है वो है आलमगीरपुर, कहाँ पे, यूपी में। इसका नंबर हमने 4 दे दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे दक्षिण में, महाराष्ट्र नाम का एक राज्य है, उसमें दाईमाद नामक एक जगह है, तो वहां पे एक स्थल मिला है दाईमाद। तो वो सबसे कौन सी साइड वाला हो जाएगा, दक्षिण वाला हो जाएगा, साउथ वाला। और यहाँ पे जो बलूचिस्तान नाम का जो प्रांत बताया था मैंने, उसमें एक इस जगह पे एक सुतका गंडोर नाम का एक स्थल मिला है। तो सबसे पश्चिमी सुतका गंडोर। कितने हो गए अभी, 6 हो गए टोटल। 2 तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसके बाद में उत्तर वाला, पूरब वाला, दक्षिण वाला और पश्चिम वाला सुतका गंडोर। उसके बाद में हम बात करते हैं इस तरीके से, ये वाली जो नदी है मैंने इसका नाम बताया था घग्गर नदी। ये राजस्थान में घग्गर नाम से जानी जाती है, और उसके बाद में इसे पाकिस्तान में हाकरा नाम से बोला जाता है। ठीक है, और इसका पुराना नाम हो सकता है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आज के टाइम पे तो एग्जिस्ट नहीं करती कहीं पे भी। पुराने जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है सरस्वती नदी का, सबसे ज्यादा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सारी चीजें झूठ लिखी हों उसमें। तो सरस्वती नाम से कोई नदी रही होगी। ओरिजिनली आज के समय पे भी पता चलता है, रेगिस्तान में जैसलमेर में एक सीरीज जाती है, लाठी सीरीज, सुना हो कभी। 60 फीट की एक चौड़ी पट्टी है, उस पट्टी में हमेशा ही, पूरे रेगिस्तान है, चारों तरफ रेती रहता है, उस 60 फीट की पट्टी में वो घास उगती है। तो इसका मतलब लगता है कि सरस्वती नदी जो पहले ऊपर जाती थी वो अंदर होके जा रही है, नीचे होके। हाँ, सेवण घास जो मिलती है, तो वो सरस्वती जो नदी है वो अंदर होके जा रही है। तो ओरिजिनली सरस्वती नदी थी, इसलिए तो इसका नाम क्या बोला है हमने, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी तो बोला था। उसके बाद में हम बात करते हैं इस नदी के सहारे यहाँ पे एक साइट मिली है भारत के अंदर, हरियाणा राज्य में, राखीगढ़ी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, राखीगढ़ी। उसके बाद में राजस्थान में एक साइट मिली है, स्थल मिला है, उसका नाम है कालीबंगा। उसके बाद में पाकिस्तान में हाकरा नदी के किनारे गंडेरी वाला नाम का एक जगह, वहां पे भी एक स्थल मिला है।
ठीक है। फिर आते हैं बात, अहमदाबाद के पास में एक जगह है और उसका नाम है लोथल। लोथल, लोथल गुजरात में। ऐसे ही अहमदाबाद, वो गुजरात में एक कच्छ नाम का जिला है इस साइड में, कच्छ सुना हो? हाँ, सबसे बड़ा जिला है गुजरात का, और भारत का भी शायद सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीन चार जिले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो है बाड़मेर, हाँ बाड़मेर, जैसलमेर, ऊपर लद्दाख, और गुजरात का कच्छ, ये चार जिले जो सबसे बड़े जिले में सबसे बड़ा कच्छ है सर। तो कच्छ जिला है, उसमें यहाँ पे एक धौलावीरा नामक स्थल मिला है। ये जो है लोथल और धौलावीरा, यहाँ पे बंदरगाह मिले हैं। तो ये स्थल जो है वो व्यापार करने के लिए यूज किए जाते थे। बंदरगाह को डॉकयार्ड या पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे व्यापार करना है यहाँ के आसपास वाले क्षेत्रों को, तो यहाँ से सामान लादा जाता था बंदरगाह से। और इस साइड में मैंने बताया था यहाँ पे इराक और ईरान में एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया नाम से, हाँ, उसकी राजधानी सुमेरिया रही थी कभी, और कभी कभी बेबीलोनिया नाम से एक रही थी। तो यहाँ से अगर व्यापार करना है तो इसकी साइड में जाने की बजाय ऐसे जाते थे सीधे सीधे इस साइड में, तो व्यापार होता था। इसके साथ भी होता था, आगे भी मिस्र तक भी व्यापार होता था। मिस्र जो अफ्रीका में बताया था मैं, वहां तक भी व्यापार होता। तो ये सारे सारे स्थल हो गए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये मेहरगढ़ नाम का। मेहरगढ़ सबसे प्राचीन है इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है लोथल और धौलावीरा, इनके बस नाम याद रखने हैं चारों के, उत्तर पूर्व वाले। अच्छा, इस तरीके से मैं वो बनाऊं तो कौन से आकार लगेगा इसका? नहीं, त्रिभुज जैसा बन जाएगा। नॉर्मली ये त्रिभुज बन जाएगा इस तरीके से। ये पूरा शामिल, आलमगीरपुर इस साइड वाले जो हैं वो बहुत कम है, एक दो ही साइड है इस साइड में। इस साइड से ऐसे जाएगा, इस साइड में ऐसे जाएगा, और इस साइड में, तो आकार कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार। इसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत के क्षेत्रफल से कम है, लेकिन क्षेत्रफल फिर भी काफी बड़ा है उस आधे से कम हो गया, ठीक है वो, चलो हाँ। तो फिर भी काफी बड़ा है ये क्षेत्रफल, क्योंकि बाकी जितनी भी सभ्यताएं हैं उनकी 1-1 लाख, 1.5-1.5, 2-2 लाख के आसपास में क्षेत्रफल रहता था। ये सबसे बड़ी सभ्यता थी, सबसे बड़ी थी उस समय के हिसाब से, ठीक है। तो ये इस वाले में करीब करीब जो बताया जा, माना जाता है कि अधिकतम 50 लाख के आसपास जनसंख्या रही होगी, उससे ज्यादा नहीं रही होगी। अब विशेषताएं और देख लेते हैं। सबसे प्राचीन कौन सा बताया था मैंने? सबसे बड़ा मेहरगढ़ की बात करते हैं सबसे पहले। मेहरगढ़ में खेती के अवशेष सबसे पहले मिले थे, सबसे पहले मिले थे खेती के अवशेष। हाँ, तो खेती का आविष्कार अगर माना भी जाए तो कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ में। तो प्रथम बार जो अवशेष मिले हैं खेती के और पशुपालन के, वो कहाँ मिल रहे हैं? मेहरगढ़ में मिल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो घर बने हुए हैं वो कैसी ईंट के मिलेंगे? कच्ची ईंटों के, कच्ची ईंटें होंगी। तो वहां पे घर तो है लेकिन कच्ची ईंटों के। वहां पे 6 क्यारियों की खेती मिली है, यानी 6 क्यारी की खेतियों का मतलब ये है, हाँ, जो हल होते हैं ना आज के टाइम पे, अगर सिटी वाले लोग नहीं जानते होंगे, गांव वाले तो जानते हैं उस चीज को। जब आप खेत को जोतने जाते हो या बोने जाते हो तो हल के एक वो होते हैं सिस्टम, कितना होता है, बॉडी क्या बोलते हैं, अच्छा जो भी, हाँ जो भी। तो वो 6, 7, 8 नहीं, नॉर्मली 7 या 9 या 11 होते हैं आज के समय पे। जो ट्रैक्टर जितना ज्यादा धांसू होगा उसके लिए उस हिसाब से संख्या बढ़ाते जाते हैं। 11 वाला नॉर्मली 9 यूज की जाती है, 9 ही यूज की जाती है, 9 या 7 यूज की जाती है नॉर्मल ट्रैक्टर्स के लिए। तो उस समय जो मिले हैं कि 6 क्यारी वाले, तो हो सकता है 6 क्यारी वाले वो हल यूज करते होंगे। हाँ, ट्रैक्टर थे नहीं उस समय, टेक्नोलॉजी नहीं थी ट्रैक्टर वाले। हाँ, बैल वगैरह का यूज करते हो, क्योंकि बिरसब की मुद्रा मिल गया वहां पे, बैल के अवशेष नहीं मिले, मुद्रा मिली है। तो मुद्रा से पता चल रहा है कि बैल रहे होंगे, ठीक है। तो उस समय 6 क्यारियों की वो खेती की जाती थी, भेड़ बकरी का पालन किया जाता था। और आद्य शास्त्र, आद्य एक शब्द है, आद्य 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 का मतलब होता है शुरुआती चीज। हाँ, किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है तो उसे बोलते हैं आद्य, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो। आद्य योगी सुना है? आद्य योगी शिव जी को बोला जाता है आद्य योगी। तो जो योग की शुरुआत की थी वो शिव जी ने की थी, तो योग के जो शुरुआती व्यक्ति थे वो शिव जी हुए। ऐसे ही मैंने बताया था आद्य ऐतिहासिक, जब लेखन की शुरुआत हो चुकी है तो उसे बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक। और यहाँ पे बात हुई है आद्य दंत शास्त्र, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे लग रहा है, अनुमान लग रहा है कि दंत चिकित्सा शुरू हो चुकी थी, दांतों का इलाज किया जाने लग गया था। ऐसे ही यहाँ पे शल्य चिकित्सा के भी अवशेष मिले हैं। इस वाले में नहीं, इस साइड में शायद मेरे ख्याल से मोहनजोदड़ो में मिले हैं। उसमें ऐसा मिला है कि एक बच्चे की खोपड़ी में 3 या 4 जगह अलग अलग छिद्र हो रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि शल्य चिकित्सा का उस समय उपयोग किया जा सकता था। अब ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स है
जरूरी थोड़ी है कि उस समय छेद करके यूज किए होंगे, हो सकता है समय के साथ में किसी कारण से वैसे ही छेद हो गए होंगे, प्रकृति के कारण भी छेद हो गए होंगे। पर चलो मान लेते हैं कि शल्य चिकित्सा, क्योंकि अपने आप को सुपीरियर दिखाना होता है ना अन्य सभ्यताओं की तुलना में, तो इस चीज को यूज कर लेते हैं। जहां भी जो चीज अच्छी लगी, थोड़ा सा क्लू मिला चाहिए, उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आद्य दंत शास्त्र का मतलब समझ में आ गया। डेंटिस्ट्री की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हो गई है, मेरगढ़ वाली जगह से हो गई है। वहां पे सीलें और मोहरें मिली हैं, सील मिली हैं, 400 से ज्यादा सीलें मिली हैं। सील पे अलग अलग जानवरों के चित्र हैं, जानवरों के चित्र के साथ साथ में उन पे ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है। ज्यादातर सीलों पे अलग अलग जानवरों के साथ में कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ा नहीं जा चुका है अभी तक। एक व्यक्ति है आई महादेवन नाम से, वो इस चीज में बहुत ज्यादा खोज कर रहे हैं कि हो सके तो। अभी 450 से ज्यादा शब्द ढूंढ चुके हैं वो। चिन्ह चिन्ह बोलते हैं, जो लिपि थी बुष्टोपुजन बोलते हैं, भाव चित्रात्मक, यानी उस लिपि में चित्रों का यूज किया जाता है। हमारी लिपि में तो अक्षर यूज किए जाते हैं, उस वाली लिपि में चित्रों का यूज किया जाता था, कि एक चित्र के लिए कोई सिग्नल। तो ऐसे 450 से ज्यादा चित्र मिल चुके हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं हम उन्हें। हो सकता है किसी समय समझ में आ जाए वो, जिस समय वो समझ में आ जाएंगे उसी दिन पूरी जो सोच बनाई हुई है वो सारी की सारी बदल जाएगी, क्योंकि उससे तो एग्जैक्ट चीजें पता चलेगी। अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ देख के ही अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चेंज हो। तो जो सीलें मिली हैं वो नॉर्मली सेल खड़ी की, टेराकोटा की और हड्डियों की होती हैं। सेल खड़ी सुना है, बचपन में जो लिखने के काम में आते थे, क्या बोलते थे, स्लेट नहीं, जो लिखते थे ना आप, बड़ी सी एक खड़ी होती थी, हाँ खड़ी बोलते थे। वो सेल खड़ी, वो मिट्टी का टाइप में एक, हाँ एक तरीके से, हाँ सफेद खड़िया बोलते थे। तो उसकी बनी हुई है ज्यादातर, वो मिट्टी का ही एक फॉर्म होता है, मिट्टी से थोड़ा सा मजबूत होता है। ठीक है, तो सेल खड़ी की बनी हुई है ज्यादातर। कुछ एक हड्डियों की भी बनी हुई है, टेराकोटा की भी बनी हुई है। उसके बाद में वहां पे देवी माता की, स्त्रियों की मूर्ति और पुरुषों की दोनों की मूर्तियां मिली हैं। उसमें देवी माता की मूर्ति मिली है, गॉडेस मदर की मूर्ति। तो उससे लग रहा है कि यहाँ पे हाँ मातृ सत्तात्मक, यानी औरत की पूजा की जाती थी, औरत की पूजा की जा रही है, उसको सम्मान मिल रहा है। यानी पुरुष से ज्यादा अधिकार किसके पास में है, औरत के पास में है। तो औरत को अगर ज्यादा अधिकार है तो माना जाएगा कि मातृ सत्तात्मक सत्ता है। आज के समय पे हमारे यहाँ पे कौन सी सत्ता है, पितृ सत्तात्मक है ना, दोनों नहीं है बंटी, पितृ सत्तात्मक है। वीडियो में फेमस हो जाएगा तू। हाँ, तो पितृ सत्तात्मक का मतलब घर में जो भी निर्णय होंगे वो कौन लेता है, पुरुष ही तो लेता है। ज्यादातर निर्णय तो पुरुष ही लेता है, औरत को तो कोई अधिकार है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही आज के समय पे भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ एक जगह ऐसी हैं, जैसे मेघालय और त्रिपुरा, ये सारी जो क्षेत्र हैं वहां पे मातृ सत्तात्मक समाज है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हम 1400 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, उन पे 100 का खनन हुआ है अभी तक, ज्यादा 100 से ज्यादा नहीं हो पाया। उसके बाद में नगर नियोजन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्रिड पद्धति है, समकोण पे सारे के सारे मकान बने हुए हैं, जाल बन गया तो उसे क्या बोल दिया, ग्रिड पद्धति। उसके बाद में जल निकास की व्यवस्था सुव्यवस्थित है, हर घर में से एक छोटी नाली जाएगी, वो उससे बड़ी नाली में जाके मिल जाएगा पानी। बीच बीच में वो गड्ढा हुए हैं ताकि अगर कोई कचरा हो तो उस गड्ढे में जमा हो जाएगा। उसके बाद में वो नाली है वो अगली वाली बड़ी नाली में, और वहां से सीधा शहर से बाहर पानी निकल जाएगा, यानी गंदगी शहर से बाहर। तो पूरे शहर में गंदगी होगी, कहीं पे भी स्वच्छता कितनी ज्यादा हो गई। वहां पे शौचालय मिले, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, शौचालय मिले, आगे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हूँ शौचालय मिले, शौचालय मिले, रियलिटी में शौचालय मिले हैं वहां पे। ऐसे स्थल मिले हैं जिनमें बीच में, हाँ प्लस जो होता है ना शौचालय वाला बैठने का जो होता है, हाँ सीट जो होती है, वो सारी सीट मिली है उसका बाकायदा। ठीक है, तो उससे अनुमान लगा लीजिए कितनी ज्यादा मतलब विकसित सभ्यता होगी 5000 साल पहले। उन्होंने ये सोच लिया कि शौचालय नाम की कोई चीज होगी और उसे बनाना चाहिए 5000 साल पहले। हमारे भारत की आज की कंडीशन देख लो, आज की कंडीशन देख लो, 50% से ज्यादा लोगों के पास में शौचालय नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक योजना चलाई है, दरवाजा बंद तो ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चलाया। बहुत बड़ा अभियान है नरेंद्र मोदी का। वो तो पहली बार जब 15 अगस्त को भाषण दिया था उन्होंने, तो ये बात बोली थी उन्हें 15 अगस्त में कि बड़ी बड़ी बातें पीछे करेंगे, हम छोटी छोटी बातों को सुधारो पहले। मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो छोटी छोटी बातें करता हूं, यानी मैं स्वच्छता की बात करता हूं। मतलब आप बाहर जो शौचालय में बाहर खुले में शौच कर रहे हो उसे बंद करो, होने को तो ये बात छोटी है, लेकिन मैं इसी से शुरुआत करूंगा। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, 5 साल का समय दिया था। 2 अक्टूबर 2019 का समय इसलिए दिया है कि उस समय महात्मा गांधी के जन्म को 150 साल हो जाएंगे 2019 में। तो वो चाहते हैं 2019 तक भारत स्वच्छ बन जाए। उसके लिए उस समय करो मतलब बजट रखा है 2 लाख करोड़ के आसपास, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने हैं। अभी तक प्रोसेस बढ़िया चल गई है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारतीय लोगों की मानसिकता। मानसिकता बहुत खराब है लोगों की। अरे वो ठीक है, तुम ऐसे गंदे सारे मत किया करो।
हाँ, भारतीय लोगों की मानसिकता इतनी खराब है कि चाहते नहीं है खुद बदलाव, मतलब कुछ स्वच्छता कुछ चाहते ही नहीं है ना। एक तो निकम्मापन है भारतीय लोगों के अंदर। दूसरा, अभी बातें बातें बहुत ज्यादा बोलते हैं, बातें बोलने से कुछ नहीं होता। फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे सारे अपडेट डाल देंगे, स्वच्छ करो स्वच्छ करो। जब खुद की बारी आती है, केला खा के जहां मन करता है वहीं फेंक दिया। जहां मन किया चैन कोली बंटी की तरह और फेमस हो गए। हाँ, जहां भी मन किया वहां पे थूक दिया। तो ये खुद नहीं कर पाते ना, उनकी कुछ जो सोच है वो नहीं बदल पा रही। जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक सोच नहीं बदलेगी, नरेंद्र मोदी कितना भी जोर लगा ले कुछ नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेहनत। और सबसे पहला काम यही है, किसी भी देश को अगर विकसित होना है, आगे बढ़ना है, सबसे पहला काम है स्वच्छता, सैनिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक सैनिटेशन नहीं होगी तब तक बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती हैं। ठीक है, कोशिश हो रही है हो जाए शायद 2019 तक। ठीक है, बात आई। उसके बाद में बात करते हैं, सार्वजनिक स्नानागार मिला है वहां पे। सार्वजनिक स्नानागार का मतलब ये जो जगह है ना, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला है। सार्वजनिक है, उसमें कोई भी जाके नहा सकता है, अनुमान ऐसा ही लगाया गया है। वो बहुत बाकायदा उसकी साइट अब भी स्थित है। बीच में मिट्टी भर गई थी, उस मिट्टी को निकाल लिया, ईंटों का बना हुआ है वो पूरा का पूरा। उसकी जो साइज है वो स्नानागार की 12 7 ढाई, यानी 12 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा, 2.5 मीटर गहरा। तो ये एक तरीके से MQ में बता दिया। तो ये बहुत बड़ा स्नानागार है, बृहद स्नान। बात करते हैं जादू जादू टोने और पुनर्जन्म वाली बात, बता दी थी मैंने। हाँ, जादू टोने और पुनर्जन्म वाली बात ये है कि उनसे माना गया है कि उस समय हो सकता है जादू टोने के वहां कुछ वो जो होता है ताबीज, जो होता है ना, ताबीज के कुछ अवशेष मिले हैं। तो मानते हैं अगर ताबीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि जादू टोनों में विश्वास था। पुनर्जन्म, वहां पे जो लोग थे वो शवों को दफनाते थे और उन जलाते नहीं थे, दफनाया जाता था। शुरुआत में जो था दफनाया जाता था, धीरे धीरे उसे जलाने की तरफ में बढ़ा हुआ है। ऋग्वेद में एक जगह ऐसी उल्लेख मिलता है, एक ऋग्वेद में एक जगह ऐसा उल्लेख मिलता है, एक ऋचा में। उसमें दोनों ही शब्द यूज किए गए हैं, जलाने वाला और दफनाने वाला। यानी एक होता है अनाग्नि दग्ध और एक होता है अग्निदग्ध। अनाग्नि दग्ध का मतलब हुआ उस बिना आग के उसे उसमें सबको दफनाया गया है, और अग्निदग्ध का मतलब हुआ आग से जलाया गया है। तो शवों को दफनाया जाता था और उसके साथ साथ में उनकी प्यारी चीजें भी रख दी जाती थी। हो सकता है तो उनकी सोच होगी पुनर्जन्म वाले विश्वास की। अभी भी हिंदू धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में लोग शांति प्रिय थे, सरल और सर्वहारी थे। शांति प्रिय इसलिए, एक तो व्यापारी हैं वो, उनका देखो मेन व्यवसाय दो ही है, एक तो व्यापार करना, दूसरा पशुपालन करना, दो ही व्यवसाय है उनके। और शांति प्रिय होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि उस समय तक लोहे की खोज नहीं हुई है। लोहा होता है जो थोड़ा सा मजबूत होता है, तांबा और कांसा जो होता है सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, उनसे जो हथियार बनेंगे वो यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये शांति प्रिय लोग थे, सरल थे, सर्वहारी थे। खाना खाने के लिए तो चावल गेहूं वगैरह उस समय खोज हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ साथ में ये मांसाहारी भी थे। मांसाहारी ऐसे नहीं जानवरों को मार के नहीं खाते थे, मछली वगैरह पकड़ के मछलियों को खाते थे। आ गया समझ में? तो ये इस तरीके से ये सर्वहारी थे, सिर्फ शाकाहारी नहीं थे, सर्वहारी थे। उसके बाद में पहनावा, सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। आभूषणों के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, आभूषण बहुत ज्यादा मिले हैं। स्त्रियों के भी आभूषण मिले हैं और पुरुषों के आभूषण मिले हैं, तो दोनों ही आभूषण पहनते थे। पहनावे में ऊनी और सूती कपड़े यूज किए जाते थे और आभूषण पहनते थे। उसके बाद में मनोरंजन, मनोरंजन के लिए शतरंज के अवशेष मिले हैं। जुआ वगैरह खेला जाता होगा, उससे ऐसा अनुमान लगता है शतरंज के अवशेष से। उसके अलावा शिकार करते थे जानवरों का, ये उनका मनोरंजन था। उसके अलावा पशुओं में आपस में लड़ाई कराते थे, तो ये भी ये मनोरंजन के साधन थे। मनोरंजन का एक चीज और है कि वहां पे बच्चों के खेलने के छोटे छोटे खिलौने मिले हैं। जहां पे भी बच्चों के खेलने के छोटे छोटे खिलौने मिलते हैं, उससे पता चलता है कि उस समय के लोग कितने खुश रहते होंगे। अभी सभ्यता के अनुसार लगा लीजिए, आज के समय पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। उस समय आप चले जाओ, वो एक सभ्यता, स्वर्ग की कल्पना कर सकते हो आप, ऐसी स्वर्ग जैसी कल्पना रही होगी। देखो घर कितने अच्छे हैं, पूरा सिस्टम कितना अच्छा है। लड़ाई हो रही है क्या? शांति प्रिय लोग हैं। पहनावा बहुत अच्छा है, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी शौचालय की व्यवस्था भी है, और खेलने के संसाधन है, खेलने के संसाधन है। और बच्चों के खिलौने भी मिल रहे हैं, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ी वगैरह उस तरीके से। तो उन खिलौने से पता चल रहा है जब बच्चे तक खेल रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा सुखी होंगे वो लोग। ठीक है, अपने व्यापार में और पशुपालन से जो व्यवसाय होता है उससे, और उसके अलावा टाइम फ्री मिलता है, उस समय मनोरंजन करते हैं। तो बहुत अच्छी सभ्यता थी, स्वर्ग जैसी कल्पना मान सकते हो। आज के समय पे तो ऐसा संभव ही नहीं है, शांति प्रिय होने की बात ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं अंतिम संस्कार। नॉर्मली शुरुआत में होता था पूर्ण समाधान, उसके बाद में आंतरिक समाधान और कलश समाधान। ये नॉर्मली सबके प्रकार थे, किस तरीके से सबको दफनाना है। उसके बाद में राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में ये माना जाता है
कि उस समय कोई राजा नहीं होता था नॉर्मली। वहां पे जो शहर होते थे, ये समझ में आ गया ना पूरा पूरा, कि जो मकान होते हैं वो समकोण पे बने हुए होते हैं, घरों के दरवाजे जो मुख्य रास्ते की तरफ नहीं खुले हों, उसके सहायक रास्ते की तरफ में खुले हुए हैं। सारे जो मकान है वो समकोण पे हैं। उसके साथ में जल निकासी व्यवस्था होती है, जल निकासी व्यवस्था बहुत उत्तम है। तो ये जो शहर है वो दो भागों में बटा होता था उस समय, नॉर्मली दो भागों में। शहर के बीचों बीच में एक ऊंचा टीला होता था, ऊंचा टीला, इसे ऊंचा नगर भी बोलते थे। और शहर के चारों तरफ एक नीचा शहर होता था, नीचा नगर होता है। नीचा टीला थोड़ी हो सकता है, टीला तो ऊंचा ही होगा हमेशा। ठीक है, तो नीचा नगर था, और इसे बोलेंगे ऊंचा नगर। हाँ, और इसे बोलेंगे नीचा नगर। मोहनजोदड़ो पिक्चर है, हाँ हाँ, मोहनजोदारो जो भी है उसमें बहुत सारी चीजें गलत दिखाई गई है। हाँ, एडवांस वो क्या है, पिक्चरों का काम होता है चीजों में मसाला दिखाना, मसाला दिखाना। जब तक मसाला नहीं दिखाएंगे, बोरिंग चीज जैसे कोई, अब किसी लेक्चर को पढ़ना आपके लिए बोरिंग लगता होगा, नॉर्मली सी बात है। बैठ के कुछ जब तक कोई कहानी नहीं सुनाए या कुछ मसाला कुछ ऐसा नहीं सुनाए तब तक मजा नहीं आता है। तो पिक्चर को ऐसे ही दिखा देते, शांति प्रिय लोग हैं, आराम से रह रहे हैं, तो लोग क्यों देखने जाते थे। भारत के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब तक पिक्चर में लड़ाई नहीं होगी तब तक तो उसमें मजा ही नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अगर कोई अच्छी पिक्चर आ रही है, जैसे मसान पिक्चर बताई मैंने तुम्हें, मसान पिक्चर बहुत ही अच्छी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छी पिक्चर है। ऐसी पिक्चर बनाना आज के समय पे शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन बन नहीं रही है आज के टाइम पे। तो बन रही है एक था टाइगर और जिंदा जिंदा है टाइगर। कुछ भी सच नहीं है। जिंदा है टाइगर आईसिस के ऊपर बनी है, पूरा का पूरा झूठ है। पर वही है कि सलमान के हाथ में पहले तो छोटी बंदूक रहती है, फिर थोड़ी बड़ी बंदूक आ जाती है, फिर उसके बाद में और बड़ी बंदूक आ जाती है। एक बार में तो हाथ में मिसाइल ही ले लेता है वो, ठीक है। फिर टैंकरों को आग लगाने लग जाता है। तो कुछ है नहीं स्पेशली उसमें, बस सारी की सारी लड़ाई दिखाई गई है। हमारी आदत ऐसी खराब है, जहाँ लड़ाई देखी है उसी पिक्चर को देखेंगे। कोई सीखने वाली कोई पिक्चर होगी उसे हमारे मतलब जाना ही नहीं है उसमें। तो यार उसमें तो लड़ाई नहीं है, क्या फायदा उसमें। एक जिंदा है टाइगर ने खूब रुपए कमा लिए, 300 करोड़ से ऊपर। बाकी हाँ, नॉर्मल जितने भी, एक पिक्चर आई थी कड़वी हवा, अभी आई थी कुछ समय पहले, बहुत अच्छी पिक्चर है, उड़ीसा के ऊपर बनी है। लेकिन उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 करोड़ रुपए कमाएंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आते हैं। बात चल रही थी ऊंचा नगर और नीचा नगर की। मोहनजोदड़ो में सारा कुछ गलत दिखाया हुआ है, उससे छोड़ दो। ऊंचा नगर बीच में एक टीला होता है, टीले में बीच में ज्यादातर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और नीचे नगर में जो मैंने जो सिस्टम बनाया था ना शहर का, जहाँ पे नगर में घर बने हुए हैं समकोण पे, वो नीचे नगर का सिस्टम था। ठीक है, तो ऊंचे नगर में माना गया है कि हो सकता है कि जो ज्यादा पैसे वाले हों या कोई राजा अगर बना होगा तो इसमें रहता होगा ऊंचे नगर में, क्योंकि इसकी जो बिल्डिंग्स हैं जो बड़ी मिली हैं, ठीक है, ऊंचे नगर की। तो इस ऊंचे नगर को इंग्लिश में बोलते हैं सिटाडेल, सिटाडेल। और नीचा नगर सामान्य जनता के लिए, जो भी सामान्य जनता है उसके लिए होता था नीचा नगर। बात चल रही राजा की, तो राजा का अभी तक फिक्स नहीं है राजा था या नहीं था, कोई गारंटी नहीं है। उसमें एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें आप लगा, चित्र में दिखा सकता हूँ उसे। तो उसमें एक व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी जैसी दाढ़ी बनाई हुई है, और उसके जो कपड़े हैं वो थोड़े से हाई लेवल के लग रहे हैं, हाँ। तो उससे लगता है कि ये शायद राजा रहे होंगे या पुजारी रहे होंगे। राजा का कोई गारंटी नहीं है, फिर भी राजा को नहीं माना जाता है कि उस समय राजा नहीं थे। समतापूर्ण समाज था, उसमें सभी लोगों को बराबर अधिकार थे। ठीक है, अब ये शहर है, इसके पास में नदी जा रही होगी, निश्चित सी बात है। ज्यादातर जो भी शहर है वो नदियों के किनारे ही बसे हैं इसमें। उसके बाद में यहाँ पे पुरोहित यानी पंडितों के बारे में या पुजारियों के बारे में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, फिर भी मानते हैं कि पुजारी रहे होंगे, क्योंकि बीच में सिटाडेल है तो पुजारी रहे होंगे। बणिक व्यापारी, व्यापार तो उनका मुख्य व्यवसाय था, व्यापारी तो करते थे। दूसरा जो था पशुपालन था, कृषि था। मेन काम जो था व्यापार था। ये पूरी सभ्यता बणिक सभ्यता बनी हुई थी, बनियों के काम। श्रमिक थे, बाकी सारे काम करने के लिए श्रमिक होते थे। जैसे अन्नागार बनाए तो वो श्रमिकों ने ही बनाया होगा, पूरा बाथरूम बनाया हुआ है स्नानागार वो भी श्रमिकों ने, पूरा शहर बनाया वो श्रमिकों ने बनाया होगा। तो नॉर्मली दो ही वर्ग हो गए, एक तो श्रमिक और एक बणिक वर्ग, दो ही वर्ग हो गए नॉर्मली। और जो आसपास में अगर कहीं गांव होंगे, गांव का पता नहीं चलता है, इसे पूरी नगरीय सभ्यता माना जाता है। और जो मोहनजोदड़ो पिक्चर में ऋतिक रोशन को गांव का दिखाया गया है, ठीक है। तो इसे नगरीय सभ्यता माना गया। अगर आसपास में गांव होंगे तो वहां पे पशुपालन वगैरह किया जाता होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है? टेक्नोलॉजी बंदरगाह मिले, लोथल में और धौलावीरा में बंदरगाह मिले। एक सेकंड, अभी हम इन दो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इनको स्पेशली देख लेते हैं, इनमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पूछ ली जाती हैं। तो हड़प्पा में, ये वाला हड़प्पा अमृतसर और लाहौर के बीच में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नाम का एक शहर है। वहां पे सबसे पहले खोज की गई थी, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले गेहूं जौ के दाने मिले हैं। तो गेहूं और जौ के दाने मिलने के कारण यहाँ पे माना जाता है कि शुरुआत
गेहूं की और जौ की यहाँ पे हुई है। उसके बाद में मुद्राएं मिली हैं गरुड़ की, उर्वरकता की देवी, यानी इससे पता चलता है एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें धरती को, पृथ्वी माता को उर्वरकता की देवी माना गया है। तो उससे पता चलता है कि उस समय के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति को मानते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। उसके बाद में मनुष्य के शवदाग्रह, यानी मनुष्य को दफनाने की जगह मिली हुई है उसमें। तो ये बात हुई हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजी गई, उसमें गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, शवदाग्रह मिले हैं, और उसके बाद में मुद्राएं भी मिली हुई हैं। सबसे ज्यादा मुद्राएं जो मिली है, सबसे ज्यादा मुद्राएं